चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्कोप ऑफ टोटल इनकम कवर किया था। फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ध्यान दीजिए, हमें सेक्शन 4 में कहा गया कि जी टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज टैक्सेबल। फिर सेक्शन 5 ने कहा कि टोटल इनकम में क्या क्या कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 5 ने कहा कि टोटल इनकम का जो स्कोप है दैट डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन मे बी ROR, RNOR और NR। तो जी उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि उसकी टोटल इनकम में क्या क्या कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शन 5 ने हमें कहा कि देखिए जी कोई भी इनकम या तो रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो सकती है, या एक्रू और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हो सकती है, या एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हो सकती है। अगर हम लोग ROR की बात करें तो उस केस में वर्ल्ड वाइड इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। मतलब चाहे इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड और रिसीव्ड इन इंडिया है, इनकम एक्रू और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है, या फिर इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, वर्ल्ड वाइड इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। दूसरी चीज हमने देखी थी RNOR के केस में, कहता है जो भी इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड और रिसीव्ड इन इंडिया कंसीडर की जाएगी, या इनकम एक्रू और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया कंसीडर की जाएगी, वो तो है ही टैक्सेबल इन इंडिया। लेकिन जब हम फॉरेन इनकम की बात करते हैं, मतलब इनकम एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया, तो उस केस के अंदर सच इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया ओनली इफ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। और NR के केस में हमने डिस्कस किया था कि भैया फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, बाकी दोनों इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। तो टोटल मिला के हमारे पास ये एनालिसिस आया था कि जी अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो टैक्सेबल इन इंडिया इन एवरी केस, अगर सोर्स ऑफ इनकम इंडिया है तो टैक्सेबल इन इंडिया इन एवरी केस। तो इसका मतलब सिर्फ फॉरेन इनकम की बात रह गई। फॉरेन इनकम कहता है ROR के केस में टैक्सेबल इन इंडिया, RNOR के केस में वी हैव टू सी वेदर द बिजनेस इज मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, और NR के केस में कहता है जी नॉट टैक्सेबल इन इंडिया फॉरेन इनकम। राइट, बताइए जी। आशा आपने हैंड रेज किया है। कुछ पूछना चाहते हैं आप? देखिए ये आपकी फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक हम लोग स्कोप ऑफ टोटल इनकम तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ तक का कंटेंट मतलब लास्ट की 4 वीडियोस 5 वीडियोस आपको थ्रू वीडियोस रिकॉर्डिंग ही कवर करनी पड़ेगी। तो मैं सिर्फ एक बार फटाफट से फास्ट ट्रैक पर रिवाइज करवा रहा हूँ। स्कोप ऑफ टोटल इनकम बताइए। सर आपने सारी वीडियोस अपलोड कर दी है? बाबू सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर की 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, टैक्स की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, बाकी 3 आज रात को अपलोड हो जाएगी। पोर्टल को रिफ्रेश कर लीजिएगा लॉगिन करके। ओके सर। सर मुझे 3 दिख रही थी बट वहां तक मतलब मैंने कर रखा है कवर टैक्स लॉ में, तो आगे ही चाहिए मुझे। आगे की आज हो जाएगी अपलोड। ठीक है, तो जी एनालिसिस क्लियर है हमारे पास। इसको हम अगर टेबल में देखना चाहे तो ऐसे देख सकते हैं चीज़ों को। अब मैंने इसी बेसिस पर आपको कहा था कि आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं और आपको क्वेश्चंस करने हैं। नोट्स में क्वेश्चंस मैंने दे रखे थे, तो क्या आप में से किसी ने ट्राई किए हैं वो क्वेश्चंस? सर हम्म सर मैंने किए हैं, और मैंने जो ये क्वेश्चन और जो टिक द फॉलोइंग है वो दोनों किए। सर एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ बोलिए। यस सर, ये मैंने मुझे ना 2-3 नहीं आए, बस 2-3 मैंने छोड़ दिए। चलिए बाकी हम क्वेश्चन को करना कैसे है कि जी आपको कंसीडर करना है कि मिस्टर अनुराग जैन इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, या नॉन रेजिडेंट। ठीक है, और तीनों ही केस को कंसीडर करते हुए आपको ये बताना है कि क्या ये इनकम टोटल इनकम में कंसीडर की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो फर्स्ट इनकम, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। हमें क्या कंसीडर करना है, तीनों ही केसेस कंसीडर करके चलने हैं। सर तो तीनों के ज्यादा कंसीडर करेंगे। मैं आपको बताऊं मैंने क्या लिखा है? ROR,
RNOR। और NR। हाँ जी, पहला पार्ट क्या है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। मैं फास्ट ट्रैक पे कर रहा हूँ इसलिए प्लीज सुनते जाइएगा, जहां पर मैं पूछूं वो बताइएगा। सिंपल सा केस है, सोर्स ऑफ इनकम इज इंडिया, तो टैक्सेबल इन इंडिया इन एवरी केस। अगर सोर्स ऑफ इनकम इंडिया है तो टैक्सेबल इन इंडिया इन एवरी केस। तो तीनों केसेस में टैक्सेबल है, तीनों केसेस के अंदर टोटल इनकम में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। सेकंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ बिल्डिंग इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूएसए। बताइए जी क्या होगा। सर हम्म, इसका तीनों में 10,000 मैंने लिखा है बिकॉज मेरा रीजन ये था कि प्रॉफिट ऑफ ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, तो सोर्स तो इंडिया में ही है ना। सोर्स ऑफ इनकम इज इन इंडिया। हाँ, उसके बाद वो रेमिट कहीं पे भी ट्रांसफर करते हुए रिसोर्स ना पैसा आया वो इंडिया में। हाँ, पैसा कहीं भी रिसीव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सोर्स इंडिया है तो टैक्सेबल इन इंडिया तीनों केसेस के अंदर, चाहे वो ROR है, चाहे वो RNOR है, चाहे वो NR है। नेक्स्ट बताइए जी, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया डेफिनेटली टैक्सेबल इन इंडिया। यस सर, टैक्सेबल इन इंडिया सारों में। ठीक है। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन दुबई, सर सारा। कहां पर कवर होगा, ये कौन से सेक्शन में कह रखी है ये बात, सर ये आपने कल ही पढ़ा है। कौन से सेक्शन में कह रखी है ये बात। इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, अगर हम लोग जॉब इंडिया में करते हैं तो उस जॉब से रिलेटेड कोई भी इनकम, चाहे जॉब ज्वाइन करने से पहले या जॉब छोड़ने के बाद, कोई भी इनकम शैल बी डीम्ड टू रिसीव्ड एक्रू और अराइज इन इंडिया, राइट। तो शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया इन एवरी केस, तीनों केसेस में इंडिया में टैक्सेबल है, क्योंकि डीम्ड टू रिसीव्ड और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अगला बताइए जी, इंटरेस्ट ऑन सेक्शन 9 में आया ना। सेक्शन 9। यस सर। तो सर फिफ्थ वाला तीनों में 1000। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि इंडिया का बैंक है, अगर आप कोई पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, वहां से आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, तो इंडिया में इंटरेस्ट एक्रू और अराइज हो रहा है, शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया इन एवरी केस। इंटरेस्ट ऑन जर्मनी डेवलपमेंट बॉन्ड्स हाफ बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। तो सर जो इंडिया में रिसीव हो रहा है सर उस पर टैक्स लगेगा NR के लिए। तो NR और ये सिर्फ ROR में पूरा 10% आएगा। RNOR में मैंने लिखा है सर 5,000 और NR में 5,000। मतलब जो रिसीव्ड इन इंडिया है वो तो हर केस में टैक्सेबल है, यस सर। तो 5,000 तो हर केस में टैक्सेबल है, पहले ऐसे देखते हैं। ठीक है, जो रिसीव्ड इन इंडिया वो तो हर केस में टैक्सेबल है। अब जी ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन जर्मनी डेवलपमेंट बॉन्ड तो फॉरेन इनकम है, और ROR के केस में तो कंप्लीट फॉरेन इनकम वर्ल्ड वाइड इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया, तो इस केस में तो पूरे 10,000 इंडिया में टैक्सेबल है। RNOR के केस में फॉरेन इनकम तब टैक्सेबल होती है जब वो किसी बिजनेस से जो कि इंडिया से मैनेज किया जा रहा है, या प्रोफेशन से जो कि इंडिया में सेटअप है, अर्न की जाए। यहाँ पर वो वाला केस है ही नहीं, तो क्या यहाँ पर ये 5,000 टैक्सेबल हो गए? द आंसर इज नो। और NR के केस में फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती ही नहीं। यस सर। ठीक है जी, वेरी गुड। अगला बताइए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा रिसीव्ड इन USA। तो सर ROR के केस में तो पूरा 25,000 टैक्सेबल होगा, और मैंने सर RNOR और NR में दोनों में टैक्सेबल नहीं। जसपिंदर, दोनों में केस में टैक्सेबल नहीं होगा नहीं सर, क्योंकि ना सोर्स है ना रिसीव्ड है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। ना सोर्स ऑफ इनकम इंडिया है, ना रिसीव्ड इन इंडिया है, बट ROR की तो वर्ल्ड वाइड इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। यस सर। तो ROR के केस में पूरे 25,000 रुपए इंडिया में टैक्सेबल है, बाकी दोनों केस में 0 इंडिया में टैक्सेबल है। ठीक है, अगला सिर्फ और सिर्फ कोई और बताएगा सृष्टि को छोड़ के। इनकम अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम नेपाल। बिजनेस कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में, कंट्रोल्ड नेपाल से है। टोटल इनकम कितनी अर्न की जा रही है? 70,000। इंडिया में रिसीव की जा रही है 30,000। सर फिर इसमें
जो ROR के केस में वो तो पूरा वर्ल्ड वाइड पूरा 70,000 पे टैक्स लगेगा। NOR के केस में जितना इंडिया में रिसीव हो रहा है सिर्फ उतने पे ही टैक्स लगेगा। ठीक है, ROR के केस में कहता है जी 100% इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया, मतलब पूरे 70,000 इज टैक्सेबल इन इंडिया। लेकिन क्योंकि फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम का मतलब क्या है, कहता है जी बिजनेस का है ऑस्ट्रेलिया में, और कंट्रोल भी कहाँ से किया जा रहा है, नेपाल से, इंडिया में ना कंट्रोल किया जा रहा है। तो फॉरेन इनकम के केस में कहता है जी अगर इंडिया से कंट्रोल किया जाता फिर तो RNOR के केस में हम लोग कंसीडर करते, लेकिन नेपाल से कंट्रोल किया जा रहा है तो भैया सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे तो यहाँ पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं, सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पर। बट जो अमाउंट इंडिया में रिसीव हुई है उसके ऊपर तो इंडिया में ही टैक्स पे करना है। क्लियर है जी, ठीक है। अच्छा, सारे बताने की बजाय मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है। मुझे ये बताइए आप सर मुझे 3 भी आते हैं। बताओ 3 कौन बता- से। सर एक तो जो हमने किया ना उसका एक छोड़ के एक, मतलब डिविडेंड वाला मुझे आता है। डिविडेंड वाला तो 20,000 सब में होगा। डिविडेंड ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। यस सर, इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो इंडिया में ही टैक्सेबल है हर केस में, बात खत्म। यस सर। ठीक है, अगला लेकिन बताइए। तो इसके बाद वाला है ना, डिविडेंड रिसीव्ड इन यूके फ्रॉम यूएस कंपनी आउट ऑफ व्हिच 5,000 वर रेमिटेड टू इंडिया। तो एनआर के केस में तो बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होगा। आरओआर के केस में पूरा टैक्सेबल होगा, दैट इज 30,000। कितना है 20, कितना से, हाँ 30,000 पूरा। पर बोला आरएनओआर के केस में क्या होगा? RNOR के केस में भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों सर? क्यों? फॉरेन इनकम है, इंडिया में रेमिट करके लाई जा रही है, रेमिट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है सर। रिसीव्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो मेरे ख्याल से तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। आंसर में देखा है आपने? सर मुझे आता ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्वेश्चन मतलब आरएनओआर का। हाँ तो देखिए ना, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है इंडिया में। ठीक है सर, ठीक है। और सर इसके बाद के 2 नहीं आते। इसके बाद के 2 क्या है? एक मिनट सर उसी क्वेश्चन में डाउट पूछे। हाँ बताइए। सर रेमिट मतलब तो ये होता है कि एक बार रिसीव करने के बाद ट्रांसफर करना। तो इसमें ROR में टैक्स क्यों लग रहा है? ROR की तो वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल है ना, चाहे आप इंडिया में लेके आए या ना लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 30,000 उसने रिसीव केस में से 5,000 रेमिट हुए थे तो 30,000 पे टैक्स लगेगा, ये कह रहा है। भाई 30,000 रुपये आपको डिविडेंड मिला, जिसमें से 5,000 इंडिया में लेकर आए आप। रिसीव्ड तो कहां पर हुआ, पहले ही क्लियर कर दिया ना इसने, रिसीव्ड इन यूके। इंडिया में तो रिसीव नहीं हुआ ना, रिसीव होने के बाद इंडिया में रेमिट कर रहे हो, लेके आ रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। लेकिन ROR की तो वर्ल्ड वाइड इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, चाहे कहीं पर भी इनकम अर्न की है, चाहे कहीं पर भी रिसीव किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर समझे। क्लियर है? अब जी प्रॉफिट्स नॉट टैक्स्ड प्रीवियसली, वो प्रॉफिट्स जो पहले टैक्स नहीं हुए थे उनको इंडिया में लाया जा रहा है। इंडिया में रिसीव नहीं किया जा रहा, इंडिया में अर्न नहीं किया जा रहा। पहले कहीं बाहर प्रॉफिट को अर्न किया गया था, पहले कहीं बाहर प्रॉफिट को रिसीव किया गया था, उनको सिर्फ इंडिया में लाया जा रहा है। कभी भी एग्जाम में ऐसी लाइन देखो, क्योंकि ये ICSI की लैंग्वेज है, कभी भी एग्जाम में ये लाइन देखो तो आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट कभी पहले अर्न किया गया था, पहले रिसीव किया गया था, अब तो इंडिया में सिर्फ रेमिट करके लाया जा रहा है। इंडिया में सिर्फ रेमिट करके लाया जा रहा है, और सिर्फ रेमिट करके लाया जा रहा है, अर्न नहीं किया। जब अर्न ही नहीं किया तो किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं है, सिर्फ रेमिट करके लाया जा रहा है। क्या चीज क्लियर है? तो सर ये ROR के केस में भी टैक्स नहीं होगा इसमें? बाबू जब अर्न ही नहीं हुआ, जो चीज अर्न होगी उसी के ऊपर तो टैक्स लोगे। जो पहले कभी अर्न हुई थी, पता नहीं कब अर्न हुई थी, चाहे उसके ऊपर टैक्स पे किया था या नहीं किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं कब अर्न हुई थी। सर हम जब रेमिटेंस पढ़ रहे थे आपने बताया था ना कि एक ROR है, उसने बाहर इनकम कुछ साल पहले अर्न करी, बाहरी उसने अर्न करी, फिर जब वो लेके आ रहा है तो उसने
तब उस पर चार्ज लगेगा क्योंकि अनडिस्क्लोज्ड इनकम में उसे ट्रेस किया जा सकता है तो उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। लेकिन बेसिकली वो एक थियोरेटिकल मैटर है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप का तो जी आपको यहाँ पर क्लियर कट एक चीज़ कहनी है कि इट इज़ नॉट टैक्सेबल इन एनी केस बिकॉज इट इज़ रेमिटेड टू इंडिया, दैट्स ऑल। ओके सर। तो इसके बाद वाला भी प्लीज बता दो, बस लास्ट वाला जो इसके बाद वाला जो नहीं अमाउंट है। brought into India out of past untaxed profits earned in England, अगेन पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स। जब भी ये वर्ड देखोगे ना, ऊपर भी ये लिखा हुआ था ना, प्रॉफिट नॉट टैक्स्ड, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट, और वर्ड क्या यूज कर रखा होगा, बोट। वर्ड क्या यूज कर रखा होगा, बोट। तो हमेशा मान के चलोगे इंडिया में रेमिट करके लाया गया है, नॉट अर्नड और रिसीव्ड इन इंडिया, तो किसी केस में भी टैक्सेबल नहीं होगा। ओके सर। और सर 13th वाला इसके बाद वाला, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली व्हिच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम यूएसए, इसमें तीनों में मैंने लगाया है। हाँ, तो प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली, सोर्स ऑफ इनकम इज इंडिया। यस। और सर इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इसमें आरओआर के केस में नहीं, ये वाला नहीं, सॉरी, इसमें मैंने सर आरओआर के केस में 5,000, बाकी सब में 5,000, क्योंकि कंट्रोल इन इंडिया है। लेकिन बिजनेस इन बांग्लादेश, फॉरेन इनकम, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, तो आरओआर के केस में 100% टैक्सेबल, एनआर के आरएनओआर के केस में भी टैक्सेबल बिकॉज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बट एनआर के केस में इज नॉट, दिस इज नॉट टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल, No. गलत है। ठीक है सर। सर क्यों नहीं होगा? हमने यही तो पढ़ा है ना कि फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ एनआर इफ सच इनकम इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। सर कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स हैं, इन पर भी नहीं। वो जो चीज है वो सिर्फ आरएनओआर के केस में पढ़ी है हमने। देखिए सर इफ नॉट कंट्रोल्ड इन इंडिया, फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल। लास्ट वाला पॉइंट पढ़िए, इनकम एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया, आरओआर के केस में टैक्सेबल, आरएनओआर के केस में टैक्सेबल इफ डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, एनआर के केस में नॉट टैक्सेबल। यही पढ़ा है हमने। जी सर। सर सेकंड लास्ट वाला, हम्म, ये तीनों 10,000। traveling and other incidental expenses of इतना were incurred in this connection। हाँ जी बताइए। सर तीनों ही होंगे। तीनों से 10,000 मैंने ये किया है। तीनों में 10,000, Yes. 7,000 रुपये जो खर्चा हो वो कंसिडर नहीं किया। सर वो इंक्लूडेड नहीं था 10,000 में। तो 10,000 रुपये आपको मिले, 7,000 रुपये आपका खर्चा हुआ, तो 7,000 रुपये कम नहीं करोगे? क्यों सर? 3,000 रुपए, मतलब सर तो गवर्नमेंट दे रही है ना, ऑनरेरियम जो भी है। ऑनरेरियम डेफिनेटली पूरा 10,000 रुपये टैक्सेबल इन इंडिया इन एवरी केस। Yes. और सर लास्ट वाले में 5,000 इन आरओआर और एनओआर और एनआर में मिल। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। सर आरओआर में तो होगा पूरा टैक्सेबल। कौन सा सेक्शन है? फाइनल डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैनॉट बी रिवोक्ड। क्या हमने ये चीज डिस्कस करी थी? इसीलिए इट शैल डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। और अगर कोई इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है तो वो टैक्सेबल इन इंडिया इन एवरी केस। तो मतलब सर आरओआर में भी नहीं होगी, मिल है। बेटा टैक्सेबल इन इंडिया इन एवरी केस। इन्होंने जो नील दे रखा है ना यहाँ पर आंसर में, ये बेसिकली आंसर इज नॉट अपडेटेड। इन्होंने यहाँ पर एक्चुअली में एग्जम्पशन ले रखी है। इंडियन कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती थी पहले तो वो एग्जम्प्ट था सेक्शन 1034 में,
ROR के केस में तो 5,000 लगाया था, लेकिन NOR और NR के वो तो बाकी दोनों केसेस में मैंने नील लगाया था। ये प्रीवियसली एग्जम्प्टेड था, बट अब इस एग्जम्पशन को रिवोक कर दिया गया है। पहले क्या था कि इंडियन कंपनी अगर आपको डिविडेंड दे रही है, मतलब डोमेस्टिक कंपनी, और डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना, इट इंक्लूड्स इंडियन कंपनी एज वेल एज foreign company which made prescribed arrangements for the payment and declaration of dividend in India। पढ़ा था, याद है डेफिनेशन? तो एवरी इंडियन कंपनी इज ए डोमेस्टिक कंपनी, और डोमेस्टिक कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती थी तो वो डिविडेंड एग्जम्प्टेड था। इन द हैंड्स ऑफ डिविडेंड होल्डर, मतलब शेयर होल्डर, और कंपनी उस डिविडेंड पे टैक्स पे करती थी, जिसे हम कहते थे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, उस चीज को दिमाग में रखते हुए ये आंसर लिखा हुआ है, ये फिलहाल चेंज कर लीजिए। सर हाँ, पर इसमें लिखा है दैट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड मैंने आपको, शायद आप भूल रहे हैं, क्या था यहाँ पर, ध्यान दीजिए। एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय ए कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय इट shall be deemed to be the income of the previous year। declared और distributed और paid, तीनों में से कोई भी सिनेरियो हो, shall be deemed to be the income of the previous year। इंडियन कंपनी डिक्लेयर कर रहे हैं तो shall be deemed to be received, चाहे एक्चुअल में मिला है या नहीं मिला है। सर मेरे दोनों में कनेक्शन समझ नहीं आया, तो प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, क्वेश्चन इंडिया की बात कर रहा है। तो बेटा यही तो कहा जा रहा है कि अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, चाहे पे करे या ना करे, shall be deemed to be received in India कंसीडर किया जाएगा। ओके, और deemed to be received in India कंसीडर किया जाएगा तो हर केस में क्या है ये? सर अगर कोई फॉरेन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है सर, अगर फॉरेन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया नहीं कंसीडर किया जाएगा। सर क्वेश्चन तो ये लिखा है कि इंडियन कंपनी रिसीव नहीं कर रही, नॉट रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये तो फॉरेन कंपनी कह रहा है क्वेश्चन में भी, नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। बेटा वो कह रहा है कि डिविडेंड डिक्लेयर तो किया है इंडियन कंपनी ने, लेकिन अभी पे नहीं किया। आप क्वेश्चन को गलत समझ रहे हैं। पर सर यहाँ कॉमा नहीं आना चाहिए था, डिविडेंड हाँ डिक्लेयर हाँ 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 हाँ, पेपर में जाके जो एमसीक्यू फॉर्मेट होगा ना, वहां पर ये लिख के आना। सर आप समझ में आया क्वेश्चन? पहले ये लग रहा था कि ये फॉरेन कंपनी की बात कर रहा है, नॉट रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, अब समझ आया। ठीक है, पहले जो इंडियन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती थी, क्योंकि इंडियन कंपनी इज डोमेस्टिक कंपनी, और डोमेस्टिक कंपनी कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करती थी तो पहले वो एग्जम्प्टेड था इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, इसीलिए यहाँ नील 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 लिखा हुआ है। लेकिन ये एग्जम्पशन खत्म हो चुकी है, तो आज की डेट में तीनों के हाथ में टैक्सेबल है। किस बेसिस पर? डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया के बेसिस पर। क्या चीज क्लियर है? सर अब टिक द फॉलोइंग भी करा दो। बताओ जिसमें से कौन से में डाउट है। सर फर्स्ट वाले का सेक्शन 5 डील्स विद स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेकंड वाले का रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन, डिपेंड्स अपॉन, थर्ड वाले का आरओआर, income received or deemed to be received in India, whether earned in India or elsewhere, is taxable in India in case of, फोर्थ वाले का ऑल द अबव। बेटा income deemed to be received or deemed to be received in India, all of the above आएगा ना। ऑल
हर केस में टैक्सेबल होगा ना इंडिया में। सर रिसीव तो इंडिया में हो रहा ना, तो हर केस में जाएगा। ओके सर। हम्म और एक सर फोर्थ वाला, income which accrues or arises or deemed to accrue or arise in India during the previous year whether received in India or elsewhere। accrue or arise in India है। ऑल ऑफ द अबव। ऑल दी ऐसी चाहिए। फिफ्थ वाला सर, आप पूछ रहे हो बता रहे हो। सर एनओआर लिखा है मैंने। RNOR हाँ income सर, which ये सर। accrues or arises outside India and received outside India from a business controlled from India is taxable in the case of। ROR। ROR के केस में तो बेटा है ही टैक्सेबल। सर सर एनओ एनओआर होना चाहिए ना, एनआरओआर। RNOR के केस में भी टैक्सेबल है, तो क्या है। कंट्रोलिंग। हाँ सर। आ रहा है समझ में। यस सर। अगला बताओ। सर आरओआर। Income which accrues or arises outside India or received outside India during the year preceding the previous year से पहले and remitted to India during the previous year is taxable in India in case of। इंडिया में प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है वो। रेमिटेंस में तो टैक्स नहीं लगता। नहीं लगेगा। नहीं सर, ये सेवेंथ वाला टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर आलू, मैंने ये किया है। क्योंकि रिसीव्ड कहाँ हो गया, यूएसए में। एवरी मंथ ही ट्रांसफर्स 50,000 इन इंडिया, मतलब ट्रांसफर करता है ना, रिसीव तो ऑलरेडी कहाँ चुका है, यूएसए में। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आलू। सर एट्थ वाला इन इज टैक्सेबल इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ मिस्टर कचालू। डेफिनेटली नाइन्थ वाला टैक्सेबल इन इंडिया। टैक्सेबल इन इंडिया। टेंथ वाला टैक्सेबल इन इंडिया। डिविडेंड पेड इन चाइना बाय एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी है तो भैया टैक्सेबल इन इंडिया। सर इलेवेंथ और ट्वेल्थ मुझे नहीं आता। मिस्टर जोनी, a known resident carrying on business of ready-made garments in Japan। नॉन रेजिडेंट है, जापान का मान के चलते रहने वाला है, जापान में ही काम कर रहा है। ही हैज़ एन एग्रीमेंट with a commission agent Mr. Alu of Delhi to purchase ready-made garments on his behalf and export to him। Income of Mr. Joni related to such business is क्या होगा। सर इसमें जॉनी बोला है, उसमें मुझे ये समझ नहीं आया, जॉनी और ये एजेंट जिसको उसने पकड़ा है वो आलू, तो आलू की इनकम ही होनी चाहिए। बाबू दो तरह से इनकम होती है ना। सर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, नेट कट गया। इलेवेंथ वाला। Mr. Joni, yes papa, a known resident carrying on a business of ready-made garments in Japan। He has an agreement with a commission agent Mr. Alu of Delhi to purchase ready-made garments on his behalf and export to him। Income of Mr. Joni, yes papa, related to such business is। सर नॉट टैक्सेबल। क्यों। सर इससे तो आपने कहा था ना कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एग्जैम्पशन दिया है। If the activities are confined only to the purchase of goods in India for the purpose of export, then such activity shall not be considered as business connection in India। Therefore, it is not taxable in India। और ट्वेल्थ वाला।
Mr. Johnny, a non-resident carrying on a business of ready-made garments in Japan, he had an arrangement with Mr. Kachalu of Delhi to keep and maintain stock of the said garments purchased by Mr. Kachalu on behalf of Mr. Johnny on his behalf and export him from such stock when required. तो भैया यहाँ पर तो उसने बकायदा अपना एक Yes, sir. स्टॉक क्रिएट कर लिया, Yes, तो taxable. तो shall be considered as having business connection in India. Thus such income Sir, shall be taxable in India, deemed to accrue or arise in India. Yes, और 13th का taxable. 13th, Mr. Yes. John, Johnny से John हो गया अब, a non-resident owned a house property in Delhi. He let it out for a rent of rupees 10,000 per month to Johnny, another non-resident. कोई फर्क नहीं पड़ता. The property is in Delhi, therefore Yes, sir. Source तो दिल्ली में ही है ना. shall be Sir, deemed to 14th accrue or part. arise in India. 14th, ये मैंने B किया है. income by way of interest payable by the government to a non-resident is taxable in India. Option क्या है? If the interest is payable in respect of any debt incurred or money borrowed and used for the purpose of business or profession carried on by such person outside India. और second वाला in India. Carried on by such person in India. Third वाला in none of the above case. Fourth वाला in both of the above case. क्या मानना है आपका? सर मैंने B किया है. बाकियों का क्या मानना है? मेरे समझ में नहीं आया सर. तो पढ़ो. सर इसमें आपने ना वो तो टेबल बनवाई थी ना, जब हम कल पढ़ रहे थे तो आपने टेबल बनवाई थी ना. तो मैंने टेबल में क्या कहा था भैया कि अगर गवर्नमेंट किसी को भी इंटरेस्ट पे कर रही है, वी आर लीस्ट कंसर्न वेदर इट इज पेइंग टू रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, whether such money is used in India or outside India, such income shall always be deemed to accrue or arise in India. क्या वो चार्ट याद है आपको? अच्छा यस, अगर गवर्नमेंट की बात की जा रही है, गवर्नमेंट. ओके ओके, तो सर मतलब कि होगा ना फर्स्ट ऑप्शन. When the subject is used for any purpose, कोई फर्क नहीं पड़ता. रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता. इनसाइड इंडिया या आउटसाइड इंडिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मतलब इन बोथ द केसेस. ओह, यस. और सर 15th का मैंने किया है बी. कौन पे कर रहा है? इंटरेस्ट किसे मिल रहा है? बाय अ पर्सन पे किया जा रहा है, बाय अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट. यस यस सर. रेजिडेंट इन इंडिया को नॉन रेजिडेंट से पे किया जा रहा है, राइट? यस. तो जो आपको मैंने चार्ट बनवाया था वो क्या कहता है? नॉन रेजिडेंट के केस में सच इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया ओनली इफ सच मनी इज यूज्ड फॉर बिजनेस इन इंडिया और प्रोफेशन कैरिड. हाँ, तो ऑप्शन बी हो सकता है ना, अगर यही है तो ऑप्शन बी. इफ लिखा ना फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट बाय पर्सन इन इंडिया, तो बी है ना सही. बी सही है. यस सर. उसके बाद 16th का बी. 16th का बी, income by way of interest payable by a person who is non-resident in India to another non-resident. बताओ जी, नॉन रेजिडेंट अनदर नॉन रेजिडेंट को, अगेन बात तो वही है ना कि when such money is used for any business or profession carried on by such person in India. यस सर बी होगा. आपको आ तो गए सारे समझ में, क्यों एक ही क्वेश्चन कर रहे हो? हाँ 17th नहीं आता. 17th नहीं आता. बताओ, पहले आज जसपिंदर आप बताओ. सर एक बार मुझे वो रेजिडेंट वाली स्लाइड दिखा दो बस. लो जी, ये गवर्नमेंट वाली है स्लाइड. सर रेजिडेंट वाली. ये रेजिडेंट वाली है स्लाइड. ओके सर, थैंक यू. ये नॉन रेजिडेंट वाली है. अब आप क्या कह रहे हो? 17th नहीं आता आपको? यस सर. इनकम बाय वे ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय अ पर्सन हु इज नॉन रेजिडेंट, पेबल बाय नॉन रेजिडेंट
टू अ इंडियन रेजिडेंट, कौन सी बात कर रही है? पेबल बाय नॉन रेजिडेंट, ये इसकी बात कर रहा है, इस वाली स्लाइड की बात कर रहा है, नॉन रेजिडेंट। टेक्निकल सर्विस। ठीक है, क्या कह रहा है ये? व्हेन द सब्जेक्ट मतलब टेक्निकल सर्विसेज इज यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया। तो इन इंडिया वाला होगा ना, आउटसाइड वाला नहीं होगा। और सर जो सिनेमेटोग्राफी वाला जो क्वेश्चन था उसमें फर्क नहीं पड़ता ना कि इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम शूटिंग ऑफ एनी सिनेमेटोग्राफ फिल्म इन इंडिया इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम शूटिंग ऑफ एनी सच फिल्म, अरे जो वर्ड नहीं प्रोनाउंस हो रहा उसे छोड़ दो ना, मेरी तरह, जैसे मैं एनी सच कर दिया फिल्म। मुझसे भी नहीं होते बहुत सारे वर्ड। इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, इज टैक्सेबल इन इंडिया, इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया इफ सच इंडिविजुअल इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, इज टैक्सेबल इन इंडिया। ये मुझे नहीं आया, मतलब मैंने तुक्का मारा है। अच्छा ओ सी होएगा, सी कैसे हो गया? कैसे हुआ जी? सर टेक द सर उसमें था कि नहीं सर, नॉट टैक्सेबल है क्योंकि वो बाहर का ही है, इंडिया से उसका होनी है, तो उतना तो कर ही सकते हैं, आपने बताया था। क्या लिखा हुआ है?